प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार एसएससी एग्ज़ाम 2025 के लिए जो एडिटोरिया का न्यू बुक आया है, तो हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट को शानदार डिस्कशन के साथ इसको समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सेट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। इसमें आपको बता दिए थे क्या, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। बीएससी का एग्ज़ाम जो है बीपीएससी असिस्टेंट हेतु ये उपयोगी है। बिहार एसएससी 10+2, बिहार एसएससीजीएल, ये सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये पुस्तक है और पूर्णतः नए पैटर्न पर ही आधारित है। इसमें 15 सेट है, आपको मालूम है, जिसमें 2 सेट का हम लोग डिस्कशन करवा चुके हैं शानदार तरीके से। जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और आज हम लोग सेट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। तो आपको मालूम है 150 प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। 2 घंटा 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है ना, अपरिवर्तित रहेगा। तो ये यहाँ पर 2 टाइप के प्रश्न आता है। एक आएगा क्या, किसी वस्तु को चंद्रमा से या तो पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, और एक आता है कि भार में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको क्या, कि द्रव्यमान में कहीं भी आप ले जाइए, ब्रह्मांड में कहीं भी द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जब द्रव्यमान में परिवर्तन पूछेगा कि द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर 60 kg है पृथ्वी पर, तो क्वेश्चन इस टाइप से भी आएगा नॉमेरिकल, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। ठीक है, कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 kg है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा, तो 60 kg ही होगा इसका द्रव्यमान, है ना। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा, 60 kg ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर भार पूछे कि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 kg है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। क्यों, कि वो पृथ्वी का 1/6 भाग होता है, वो, है ना। पृथ्वी से चंद्रमा पर जब जाएंगे तो 1/6 भाग उसका होता है चंद्रमा पर भार। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन हर बार एग्जाम में आता है, क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। ठीक है, इसलिए काफ़ी विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसको इसीलिए पूछा जाता है, ये द्रव्यमान और भार में जो कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो भार में क्या बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो आपसे कुछ भी टाइप से पूछ लिया जाए तो आप आसानी से, आप जैसे यहाँ पूछ देगा पृथ्वी पर 90 kg है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो इसका 1/6 भाग हो जाएगा, है ना। 15 × 6 = 90 हो जाएगा, यानी कि 15 kg। ठीक है, चंद्रमा पर वजन कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन उसका भार हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ये भी ध्यान रखना है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, केजी होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना है कि देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है, यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। भार बराबर सूत्र आपसे पूछा जाता है, तो भार बराबर क्या हो जाता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण होगा, है ना, mg हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला से प्रश्न आ जाएगा, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, भार बराबर क्या होगा, तो ये आपका याद रखना है। भार बराबर क्या होता है, m × g, यानी कि द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। स्मॉल g का मान कितना होता है, ये प्रश्न आता है तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये क्या, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। स्मॉल g का मान पूछा जाता है, कैपिटल G यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान पूछा जाएगा। कैपिटल G का मान कितना होता है, तो वो होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यानी कि यहाँ से ये भी जान सकते हैं कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना, कैपिटल जी का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ से रिलेटेड क्या याद रखना है आपको, बात आई है चंद्रमा की, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी होती है, 3,84,400 किलोमीटर होता है। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी ये हो गया। और पृथ्वी और सूरज के बीच दूरी पूछेगा तो 14,95,98,000 किलोमीटर होता है ना, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर मोटा मोटी याद रखना है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। पृथ्वी का पलायन वेग का मान पूछेगा तो कितना देना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये हो गया पृथ्वी से पलायन वेग का मान। चंद्रमा से पलायन वेग का मान पूछे तो 2.4
किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान हमेशा मान हमें किस सिद्धांत से प्राप्त होती है? तो इसका मान हमें किस सिद्धांत से प्राप्त होती है ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आर्किमिडीज के सिद्धांत से। ना ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत है क्या, पहले ये भी जान लेते हैं। तो इसके अनुसार क्या होता है, अगर किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके भार से कम होता है, यानी कि उत्प्लावन बल यूँ ऐसे समझिए जैसे कि हम लोग तैरते हैं ना पानी में, तो जो नीचे से बल लगता है ना, जैसे ऊपर में तैरते हैं या तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें वजन कम लगता है ना, हम लोग का भार कम लगता है पानी में, तो वो जो नीचे से जो बल लगता है ना वही उत्प्लावन बल होता है। ठीक है, तो क्या बोला कि किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके भार से कम होता है। ठीक, तो अगर कम होता है तो वस्तु तरल में डूब जाती है। उत्प्लावन बल अगर नीचे से जो बल लग रहा है उससे वो क्या है, फिर समझिए, उत्प्लावन बल जो है नीचे से जो बल लग रहा है उस आज ऊपर से जो वजन भार रख रहे हैं हम लोग, तो भार से अगर कम होगा उत्प्लावन बल तो क्या होगा, वस्तु डूब जाएगी। और जबकि उत्प्लावन बल का मान अगर उसके भार से अधिक होगा तो वस्तु क्या होगा, तैरने लगता है। यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत से डायरेक्ट उदाहरण से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है। कुछ उदाहरण आपको इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा उदाहरण से। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि तैरने का जो तैरते हैं, मनुष्य तैरता है, कोई तैराक तैर रहा है, वो किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो जहाज का तैरना, बर्फ़ का टुकड़ा पानी में तैरना और पनडुब्बी का पानी में डूबना या तो तैरना, ये सब किस पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। बर्नौली के सिद्धांत की बात करते हैं, तो जब एक तरल पदार्थ की गति बढ़ती है तो उसका दबाव कम हो जाता है ना। जैसे गति बढ़ेगा तो दबाव क्या होगा, कम हो जाएगा। ये बर्नौली का सिद्धांत है। अब बर्नौली का प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। सापेक्षता के सिद्धांत की बात करें तो ये किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाएगा, सापेक्षता के सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही E बराबर mc² भी दिया था। ठीक, याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात करें तो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने गति का कितना नियम दिया, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है। गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। कितना? 3 नियम दिया था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, और गुरुत्वाकर्षण का नियम भी आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार, ये ओम का नियम इसमें कौन सा फुलफिल कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि एक सूत्र होता है ना, ये धारा I बराबर क्या होता है? V/R। यही पूछा है, यही बताया है कि प्रवाहित धारा जो है, I जो है क्या, यहाँ धारा है ना, विद्युत धारा, ये क्या है? प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है ना। ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला से निकलता है ना, V बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? IR, है ना। ये R इधर चला जाएगा तो V बराबर होता है IR। ठीक, V इसमें क्या है? विभवांतर हो गया, I हो गया विद्युत धारा, R हो गया प्रतिरोध, तो V बराबर IR। ये फॉर्मूला से आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विद्युत धारा और प्रतिरोध में क्या संबंध है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा, इसलिए याद रखना है V बराबर IR, इसको रट लेना है। ठीक है, V बराबर IR होता है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें क्या है, तो V और है I, यानी कि I की बात करें तो विद्युत धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? यहाँ पर एक बार फिर समझिए, देखिए 3 चीज़ें यहाँ पर बताए थे, V बराबर IR। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो गया एम्पियर, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो गया? वोल्ट, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो गया? ओम। ठीक है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन में आपको क्या डालेगा? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो देखिए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए याद रखना है। याद कैसे रहेगा? देखिए कई बार क्या होता है, आप नहीं पढ़ते हैं तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछेगा तो आंसर क्या देते हैं लोग? ओम कर दिया। ठीक है, लेकिन नहीं, क्या होता है? प्रतिरोध का ओम, अब प्रतिरोधकता का पूछेगा तो ओम मीटर होगा। ठीक है, इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए। देखिए प्रतिरोध छोटा शब्द है तो उसका एसआई मात्रक हुई ओम, अब प्रतिरोधकता जैसे बड़ा हुआ तो ओम मीटर, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब यहाँ से 2 अति महत्वपूर्ण प्रश्न न्यूमेरिकल से आता है, जो कि काफ़ी जान जाने के बाद काफ़ी ईजी रहेगा, नहीं तो वो काफ़ी भारी भी रहता है। ठीक है, वो कैसे रहेगा? जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि 3 प्रतिरोध है, जैसे कि 10 ओम और 20 ओम और 30 ओम 40 ओम का
कोई प्रतिरोध है, ठीक है, तो कुल ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो आपको कुल प्रतिरोध पूछेगा, ठीक है। तो या तो ये तीनों जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो ये दोनों का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होता है सूत्र, और समांतर क्रम में क्या होता है। तो देखिए श्रेणी क्रम में क्या होगा, कुल प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, या तो 4 को दिया रहेगा तो R4 हो जाएगा प्लस में, ठीक। तो इसको अब देखिए कितना आसान, जान जाते हैं तो क्या होता है, कुल प्रतिरोध तीनों को जोड़ देना है, तो 10 20 कितना हुआ 30 और 40 कितना हुआ 70, तो कुल प्रतिरोध 70, जान गए तो आंसर आ गया तुरंत, ठीक है। नहीं जानते तो ये कैसे बनेगा, है ना, दिमाग खराब हो जाता है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है और ये आपको आसानी से आप हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। अभी ऐसा बताएंगे, देखिए कैसे। तो ये हो गए श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है, कुल प्रतिरोध, तो समांतर क्रम में होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ये बटा में चला जाता है, ठीक है, प्लस 1/R3, ठीक है। इसको कन्फ्यूजन ना हो और याद भी रहे कैसे करना है यार। देखिए इसको सिर्फ समांतर क्रम में आपको याद रखना है, कैसे याद रहेगा वो भी देखिए। समांतर क्रम की बात करें तो देखिए समांतर क्रम में जैसे दो लाइन है ना, ऊपर नीचे, तो ये समांतर क्रम में हो गया, ठीक। तो समांतर जो होता है ना, एक दूसरे की रेखा समांतर है ना, समांतर रेखा में है ये, तो समांतर है तो ऊपर नीचे है ना, दो रेखाएं ऊपर नीचे, तो इसी से समझते हैं ना कि समांतर जो है रेखा है, तो ऊपर नीचे, तो यानी ऊपर नीचे वाला फॉर्मूला होगा इसका, है ना, 1/R1 प्लस 1/R2, है ना, ऊपर नीचे वाला होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो समांतर क्रम में बोलेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे वाला 1/R1 प्लस 1/R2, समांतर क्रम जैसे, तो यहाँ से रिलेट तुरंत दिमाग में आ जाएगा, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको, कभी ऐसे रिलेट कर लिए कन्फ्यूजन ना होगा कि ये फॉर्मूला होगा कि ये होगा, ठीक है। तो ये समांतर क्रम में ऊपर नीचे वाला हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, और श्रेणी क्रम वाला क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। तो ऐसे आपको दोनों फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसके चाल में होने वाला परिवर्तन निम्न में से दिए गए कथनों में से कौन सा सही होगा। तो इसमें चेंजेस क्या आता है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, देखिए जब प्रकाश सघन से विरल में जाने पर क्या होता है, अभिलंब की दूर, पहले ऑप्शन नंबर पहले से पढ़ते हैं। देखिए प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर चला जाता है क्या, प्रकाश विरल माध्यम से, जैसे कि ये है अभिलंब है, मान के चलिए, ये क्या बोला विरल माध्यम से, ये आपका विरल माध्यम हो गया और ये आपका सघन हो गया, ठीक है। तो विरल माध्यम से जाती है कहाँ, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में जाते थे अभिलंब से दूर चले जाती है क्या, गलत है ये। क्यों कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा ना तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है, क्योंकि सघन में जा रहा है ना तो ये झुक जाएगा इधर, और जब सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो ये क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें जब जाती है तो ये छितरा जाता है ऊपर, अभिलंब से दूर चला जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो पहले वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर चला जाता है क्या, गलत है, क्योंकि अभिलंब की ओर आता है, यहाँ की ओर होता तो सही हो जाता। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, गलत है, विरल में जाएगा तो दूर मुड़ेगा, है ना, दूर जाएगा। फिर तीसरा क्या, प्रकाश सघन से विरल में जाने से अभिलंब से दूर चले जाती है, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब प्रकाश से रिलेटेड कल क्या बताया था आपको एक प्रश्न, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश में क्या नहीं बदलता है, ये आपको याद रखना है, क्या बदलता है ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति और कला नहीं बदलती है, ठीक है, याद रखना हमेशा। जब प्रकाश के बारे में भी पूछे या तो ध्वनि के बारे में भी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति नहीं बदलती, ये आवृत्ति वाला याद रखना है, आवृत्ति नहीं बदलती, ठीक है, दोनों में ये ध्यान रखना है। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो आवृत्ति और कला नहीं बदलती है, लेकिन प्रकाश की गति, तरंगदैर्घ्य और दिशा बदल जाती है, गति, तरंगदैर्घ्य और दिशा बदल जाती है, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, प्रकाश की चाल जो है ना, क्या होता है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, जबकि ध्वनि क्या है, निर्वात में गमन नहीं करता है ना। ध्वनि की गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे ठोस, द्रव या गैस, ठीक है। सबसे अधिक ध्वनि का गति होता है किसमें, ठोस में, उसके बाद द्रव, सबसे कम होता है गैस में गति, ठीक है, सबसे ज़्यादा गति होता है ठोस में। और प्रकाश की चाल जो होता है सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में ही होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, प्रकाश की चाल ये हो गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये निर्वात में प्रकाश की चाल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक क्वेश्चन, एक हार्ड प्रश्न आता है ना, तो क्या पूछा जाएगा मालूम,
कुछ अपवर्तनांक आपको दे देगा, जैसे कि 3 ऑप्शन में दे दिया, जैसे जल का अपवर्तनांक दे दिया, फिर यहाँ आपको कांच का दे दिया, ठीक है, इस तरफ से दे दिया। उसमें पूछेगा कि प्रकाश की चाल किस में सही क्रम क्या है ना, किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, ये क्रम पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल उसके अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। यानी कि जैसे कि जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, है ना। व्युत्क्रमानुपाती मतलब यही होता है, जैसे जिस माध्यम में, जैसे कि कांच है, जल है, तो जिस माध्यम में का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, ठीक, उल्टा, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर एक फॉर्मूला भी आ जाता है n बराबर c/v, जिसमें n क्या अपवर्तनांक है, c निर्वात में प्रकाश की चाल है, और ये आपका v हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक प्रश्न ये आता है जो कि बहुत पहले से पूछा जा रहा है, बार बार रिपीट होता है कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा, तो रोमर ने मापा था, ठीक, ये याद रखना है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.6 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। मीटर में दिया रहेगा तो ये 10⁻15 मीटर आंसर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो यही 9 है ना 46 × 10⁻, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से इसमें गुना करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। ये किलोमीटर में पूछेगा तो ये जो मीटर वाला है इसमें क्या करेंगे, 1000 से भागा देंगे, यानी कि 3 शून्य कट हो जाएगा, यानी 10⁻ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, किलोमीटर में, ठीक है। तो ये चेंजेस होते रहता है। अब ऐसे नहीं कि एक बार रट लिए 10⁻15, तो 10⁻15 ऑप्शन में जो रहेगा वहाँ टिक कर देंगे। आप मान के चलिए वहाँ किलोमीटर दिया हुआ है, वहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लास्ट में जो क्या दिया हुआ उस पर भी ध्यान देना है। किलोमीटर रहेगा 10⁻12 वाला आंसर जाएगा, सेंटीमीटर रहेगा 10⁻17 वाला आंसर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना, पौधों की वृद्धि मापने में ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये ऑक्जेनो आया कहाँ से, तो जो पौधों में वृद्धि करता है ना, पौधों में जो पादप हार्मोन आपको बताए थे, पौधों में जो पादप हार्मोन होता है ऑक्सिन, है ना, तो वहीं से आया ऑक्जेनोमीटर, ठीक। तो ऑक्जेनोमीटर जो है पौधों की वृद्धि मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, गैसों के दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक, मैनोमीटर, ठीक। दूध की शुद्धता मापने किसका, तो लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता पूछे या तो दूध का घनत्व मापने के लिए भी लेक्टोमीटर ही आंसर होगा, ठीक। प्रकाश की तीव्रता मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, फोटोमीटर या तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है, तो माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है सूक्ष्म तरंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक, याद रखना माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंग। और इसी तरह एक प्रश्न आता है कि टीवी रिमोट में जो ना टीवी रिमोट में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो अवरक्त तरंग का प्रयोग यानी कि इंफ्रारेड वेव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, मानव त्वचा को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है, तो वो पराबैंगनी किरण है, ठीक है, याद रखना पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे जो होती है जो कि सूर्य से निकलती है ना, और ओजोन को भी ओजोन को जो ओजोन परत है ना वो रोकता है पराबैंगनी किरणों को आने से, यहाँ पृथ्वी पर रोकता है कौन, ओजोन परत, ठीक है। तो पराबैंगनी विकिरण से ही जो कि मानव त्वचा में चर्म रोग या कैंसर हो जाता है, ठीक है, तो पराबैंगनी किरण विकिरण के कारण। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जैसे ये जो तरंगे हैं ना, इसका आपको बढ़ते क्रम में घटते क्रम में इसका तरंगदैर्घ्य का क्रम बता देगा, पूछेगा कौन सा सही है, ठीक है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस तरंग का होता है, तो रेडियो तरंग का, ठीक है, याद रखना है सबसे अधिक होगा रेडियो तरंग का। उसके बाद है माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, उससे कम है दृश्य प्रकाश का, ठीक है, ये क्रम आप लिख लीजिएगा, हाँ ना, आप बोल रहे हैं तो उस पर ध्यान देकर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे अभी रेडियो यहाँ लिख लीजिएगा, माइक्रोवेव लिख लीजिएगा, फिर उससे कम है इंफ्रारेड है, उससे कम है दृश्य प्रकाश का है, उससे कम है पराबैंगनी किरण का, और उससे कम है एक्सरे, और उससे कम है गामा किरण। सबसे कम किसका हो गया, तरंगदैर्घ्य गामा किरण का, ठीक है। सबसे अधिक भेदन क्षमता पूछे
तो गामा किरण का ही होता है, ठीक है। और सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा किरण का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए ऊष्मा का स्थानांतरण 3 तरह से होता है ना। आप जब पेड क्लास में पढ़ते होंगे तो वहाँ क्या बताया जाता है कि ऊष्मा का संचलन जो है संवहन 3 तरह से होता है। एक होता है चालन, एक होता है क्या संवहन, एक होता है विकिरण, ठीक है। तो चालन से जो होता है, ये जो ऊष्मा का संवहन जो है संवहन द्वारा, मतलब ऊष्मा का रूपांतरण या तो स्थानांतरण संवहन द्वारा किस में होता है, द्रव और गैस में होता है ना। द्रव और गैस में संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठोस में किस में कौन विधि द्वारा आता है, तो चालन विधि द्वारा आता है। जैसे ठोस में लकड़ी हो, धातु है, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। और निर्वात में किस विधि द्वारा होता है, तो विकिरण की विधि द्वारा होता है। तो यहाँ पर पूछा क्या संवहन द्वारा किस में नहीं होता है, तो संवहन द्वारा होता किस में, द्रव्य और गैस में। तो जो द्रव्य और गैस रहेगा उसमें होगा, बाकी उसको छांट देंगे, नहीं रहेगा। तो यहाँ क्या बोला, किस में नहीं होता, जैसे भूमि और समुद्री मंद पवन में, तो पवन क्या है, गैस है, तो इसमें संवहन द्वारा इसमें होगा, ठीक है, ये सही है। उबलता जल, ये क्या द्रव है, तो इसमें भी होगा। और गर्म अति ये क्या बोला, बल्ब के धारा प्रवाह के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना, तो कांच की सतह का जो बल्ब का गर्म होता है ना, अंदर में क्या होता है, तो ये हो गया बात निर्वात की, है ना। तो इसमें होगा आपको विकिरण के विधि द्वारा होगा, ठीक है। इसमें विकिरण विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा इसमें नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। बात्या भट्ठी के चारों ओर वायु का संचरण में, तो वायु हो गया गैस, तो इसमें क्या संवहन विधि द्वारा इसमें भी होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो एक बार फिर समझ लीजिए, ठोस में कोई रहेगा तो चालन विधि द्वारा, द्रव्य और गैस में संवहन विधि द्वारा, और निर्वात में जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्य के जो किरणें से पृथ्वी गर्म होती है, ये किस विधि द्वारा होता है, ये तो विकिरण विधि के द्वारा होता है, ठीक, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अगर हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ये बढ़ेगा, ठीक है। क्यों, जैसे कि होता है क्या, तापमान बढ़ने से जलाशयों का पानी वाष्पित होकर वातावरण में मिल जाता है। अब वातावरण में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने से आर्द्रता का स्तर भी बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए तापमान, यहाँ से 2 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न आता है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पर, कि तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान का प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है ना। तापमान का प्रभाव जो है ध्वनि पर पड़ता है, ठीक है। तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है, घटेगा तो कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन तापमान का प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये चीज़ें याद रखना है। प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तापमान का। तापमान की और बात करें तो ये क्वेश्चन आता है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो उसके तापमान पर निर्भर करता है। सबसे अधिक यानी कि बहुत ज़्यादा तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है ना। बहुत अधिक तापमान मापने के लिए किसका, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, समान ताप वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो आइसोथर्म, है ना, यानी आइसोथर्म यानी समताप रेखा कहा जाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण पाचन रस किसे कहा जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन हेतु एंजाइम उपस्थित होता है। क्वेश्चन क्या है फिर समझिए, पूर्ण पाचन रस किसे कहा जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन हेतु एंजाइम्स उपस्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है अग्नाशय रस। आंसर क्या हो गया, अग्नाशय रस। अब अग्नाशय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है ना, कई बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो अग्नाशय से आपको ध्यान रखना है, क्या क्या मालूम, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है, तो वो अग्नाशय है, ठीक। अग्नाशय यानी कि इसको पेनक्रियाज कहा जाता है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, क्यों, अग्नाशय से हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है, ठीक है। तो याद रखना है, हाँ, जिस ग्रंथि से हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है उसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय हो गया। तो इससे जो हार्मोन निकलता है वहाँ से भी प्रश्न आता है, इससे जो एंजाइम निकलता है वहाँ से भी प्रश्न आता है। तो हार्मोन कौन कौन सा निकलता है वो ध्यान रख लेना है। तो आप नोट कर लीजिएगा, हार्मोन जो है अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है ना,
ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है, ठीक है, बीटा सेल से होता है इंसुलिन का स्राव। इंसुलिन ये जो कि ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, और डायबिटीज़ जो होता है मधुमेह रोग किसकी कमी से कारण होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है। और गामा सेल से निकलता है सोमेटोस्टेटिन। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है ना सिंपल में, काफ़ी भारी लगेगा, क्या सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से होता है ना। तो ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन ये तीनों का स्राव जो है कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है ये हार्मोन, ठीक है। और एंजाइम निकलता है, 3 एंजाइम निकलता है, ये ध्यान रखना है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये अग्नाशय से निकलता है, ठीक है। तो अग्नाशय से निकलने वाला 3 एंजाइम है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पहले यही आ जाएगा कि लाइपेज कहाँ से निकलता है, लाइपेज एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है, तो इसको याद रखना है, लेट है ना, LAT, लेट है ना, लाइपेज और एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये दोनों का कार्य क्या है, ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड आता है, तो ये पूछा जाएगा कि अग्नाशय में कौन सा जो एंजाइम है ना, हमारे शरीर में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा कौन, एमाइलेज, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न है, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि वसा को पचाने में कौन मदद करता है, तो लाइपेज, ठीक है, याद रखिएगा, लाइपेज जो है वसा को पचाने में मदद करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है, और ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को पाचन करता है ना। ट्रिप्सिन प्रोटीन ऐसे रिलेट कर लेंगे, 1-2 भी थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होता और याद भी रहता है। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन है, टो को बहुत सारे, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, और लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कोशिकाएं गोलाकार होती है तथा इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो केंद्रक अनुपस्थित अगर ऑप्शन में देखेंगे तो प्लेटलेट्स और RBC ये दोनों में केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। बाकी WBC और लिम्फोसाइट इसमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा और कि किसकी कोशिकाएं गोलाकार होती है और केंद्रक भी नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आंसर RBC, किसकी कोशिकाएं गोलाकार होती है और केंद्रक भी नहीं पाई जाती है, ठीक है। यहाँ से क्या क्या प्रश्न आएगा, अब जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको बताए थे RBC का निर्माण पूछे या तो WBC का पूछे या तो प्लेटलेट्स का पूछे, ये सभी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। या तो रक्त का निर्माण पूछे कहाँ होता है, उसका भी आंसर क्या देना है, अस्थि मज्जा। RBC का फुल फॉर्म मालूम है आपको, रेड ब्लड सेल, और WBC का वाइट ब्लड सेल। और RBC का जीवन काल पूछा जाता है क्वेश्चन, तो RBC का जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक, और WBC का जीवन काल 13 से 20 दिन तक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की शाखा एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फूलों का अध्ययन किया जाता है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। याद रखना है थोड़ा सा रिलेट करके, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और हिंट मिले आपको एग्जाम में, भूल भी जाए हिंट मिले, कैसे, कीटो एंटो, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी है ना, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी है ना, कीटो एंटो, कीटों का अध्ययन क्या है, एंटोमोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। घास का पूछे तो घास से संबंधित अध्ययन होता है एग्रोस्टोलॉजी है ना, एग्रोस्टोलॉजी, घास से संबंधित अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी। और रही बात पर्वतों का, तो पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओरोलॉजी है ना, पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है ना, अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर तरीके से आपको पढ़ाई करना है, ताकि एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए है ना, ये कोशिश रहना चाहिए। और अधिक से अधिक आप मार्क्स लाएं, और नज़र हमेशा मेरिट लिस्ट पर होनी चाहिए, कट ऑफ पर नहीं है ना, कट ऑफ पर ध्यान नहीं देना कितनी कट ऑफ जाती है, मेरिट लिस्ट कितना बनती है, मेरिट लिस्ट में नाम हो, इस पे ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से बेहतर तैयारी करना चाहिए। और आपको मालूम है कोई भी आजकल के एग्जाम में ना आप 80% मार्क्स लाते हैं ना, तभी आप सफल होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए ये कितना है 150 का, तो 150 का 80% करेंगे कितना है, 15-8-20 से 120 मार्क्स होता है, ठीक है। तो आप सफल हो जाते हैं। लेकिन कोशिश करना क्या, आपको तैयारी कितनी करनी है, 90% का है ना, तो इसको 90 निकालें कितना हो जाएगा, 15×35 से 135 प्रश्न के लिए आपको तैयारी करना है, ठीक है। ताकि यहाँ इतना सही करना है, इसके लिए आप हर दिन का सदुपयोग कीजिए, हर पल का सदुपयोग कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। आप जो समय बिताते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा अवलोकन करना चाहिए। हमारा जो समय जो गुजरता है, जैसे कल गुजरा, तो उसमें क्या सही सदुपयोग हुआ क्या है ना, कहीं फालतू टाइम तो नहीं गुजरा। क्योंकि देखिए अभी वक्त होता है, आप अगर 6 महीना साल भर
कड़ी मेहनत कर लेते हैं तो आप पूरा जीवन सफल हो जाता है और पूरा जीवन आनंदमयी से गुजरता है, ठीक है। तो इसलिए कष्ट जितना भी हो वो अभी कर सकते हैं, करना चाहिए, ठीक है। अभी जो उम्र रहती है पढ़ने का करना चाहिए, ठीक है। और मेहनत नहीं बल्कि कड़ी मेहनत करना चाहिए, ठीक है। यानी कि पसीना भी बहे, गर्मी भी हो, लाइट भी कट जाए, लेकिन पढ़ते रहना है तो पढ़ते रहना है ना। इसे कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हुए पढ़ाई कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर जो इसके बारे में भी कल बताए थे आपको, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है, निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये सब काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन होता है और ज़बरदस्त क्वेश्चन होता है और हार्ड क्वेश्चन में आ जाता है ये सब, इसलिए कई लोग इसका आंसर नहीं लगा पाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये पादप हार्मोन है ना, ये 5 पादप हार्मोन आपको बताए थे कल भी, आज भी यहाँ पर रिवीजन करवाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है और सबका कार्य क्या है ना। जब क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड जाएगा तो कार्य क्या है ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ऑक्सिन, ये भी पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन भी है, साइटोकाइनिन भी है और एथिलीन भी है, ये सब पादप हार्मोन है। एक और हार्मोन पादप हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, है ना, एब्सिसिक एसिड जो है ये भी पादप हार्मोन है, ठीक है। सबका कार्य क्या है ये याद रखना है। ऑक्सिन क्या करता है पादप में, ऑक्सिन जो है, अच्छा ये आपको बताएंगे नहीं आंसर इसका, पहले क्या बोला, कौन सा पादप हार्मोन किसी पौधों में कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने के लिए होता है, तो कोशिका विभाजन होता है साइटोकाइनिन, है ना। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया ना, साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन यहाँ से रिलेट कर लेना, कोशिका जैसे आएगा साइटोकाइनिन, ठीक है। ये हो गया। ऑक्सिन क्या करता है, पौधों की वृद्धि नियंत्रण करता है, यानी पौधों में वृद्धि कौन करता है, ऑक्सिन हार्मोन। जिब्रेलिन का कार्य क्या है, तो तने की लंबाई को बढ़ाना, बीज अंकुरन में ये भाग लेता है जिब्रेलिन। यानी क्वेश्चन आ जाएगा कि पौधों में बीज अंकुरन करने में कौन सा पादप हार्मोन ये सहायक है, तो जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है। तो तने की लंबाई बढ़ाना और बीज अंकुरन में जिब्रेलिन हार्मोन। ये एथिलीन क्या करता है, तो फलों को पकाने में एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है ना, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन ये भी आया कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में रहता है, तो एथिलीन, ठीक है। ये चीज़ें सभी अति महत्वपूर्ण है, कतई जहर प्रश्न है, आपको याद रखना है। और एक प्रश्न कौन सा बताया कि पादप में वृद्धि को रोकता कौन है, तो यह एब्सिसिक एसिड है ना। एब्सिसिक एसिड जो है, जो एब्सिसिक एसिड पादप में वृद्धि को रोकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है और आप इस चैनल पर कंटिन्यू रहिए, धीरे धीरे आपको सभी बताएंगे। जैसे कि आपको जैसे क्वेश्चन आएगा जिस टाइप का उस टाइप का, जैसे कि पौधों में लचीलापन कौन प्रदान करता है ना, पौधों में मजबूती और कठोरता कौन सा उत्तक प्रदान करता है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। आपको सभी चीज़ें आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट है, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो किलोसिस रोग होता है ना। राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस रोग होता है। राइबोफ्लेविन है क्या ये, तो ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है ना। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है। जैसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या बताए थे, थायमिन, है ना। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। विटामिन B1 का थायमिन और विटामिन B2 का ये हो गया आपका राइबोफ्लेविन और सी का है ये नियासिन, नियासिन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 की कमी से क्या हुआ रोग, किलोसिस। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी, ठीक है। और विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग। विटामिन B3 की कमी से, ठीक है। एक बार फिर समझिए, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन B2 की कमी से यानी कि राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस रोग होता है, अब विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है। विटामिन के बारे में पूरा डिटेल में आपको पीछे वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है, सेट नंबर 2 में, है ना, कि विटामिन का रासायनिक नाम सभी, विटामिन खोज किसने किया, विटामिन का क्या क्या कमी से कौन कौन सा रोग होता है, सब बता चुके हैं, ठीक है। जो लोग नहीं देखे हैं सेट नंबर 2 जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर भी बता सकते हैं क्या, वीडियो और लंबी हो जाएगी, इसलिए रेगुलर क्लास रहिए, धीरे धीरे एक एक टॉपिक उठाकर सभी आपको पूरा आपको कवर करवा देंगे, एक तरह से पूरा संपूर्ण सिलेबस, ठीक है। जैसे जैसे प्रश्न आएगा वो टॉपिक उठाएंगे, जहाँ से महत्वपूर्ण है सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताते चले जाएंगे। निम्न में से कौन सा मादा हार्मोन है, तो मादा हार्मोन इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सब प्रश्न है, ठीक है। तो मादा हार्मोन, इसमें मादा हार्मोन कौन सा है मालूम, इसमें एस्ट्रोजन जो है ये मादा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन यह मादा हार्मोन है, यानी कि आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये मादा हार्मोन है। एंड्रोजन्स जो है ये नर हार्मोन है। एक टेस्टोस्टेरोन आता है वो क्या है, नर हार्मोन है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी तरह आ जाता है, डायरेक्ट आ जाता है कि कौन सा मादा हार्मोन है, कौन सा
नर हार्मोन है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है नर हार्मोन है, एंड्रोजन्स नर हार्मोन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस ग्रंथि में विटामिन ए का संश्लेषण होता है, यानी कि विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है, यहाँ कहाँ बनता है, कहाँ संश्लेषण होता है, ये पूछा गया है। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यकृत में, यकृत के बारे में पूरा डिटेल में बताए थे, है ना, क्या बताए थे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत है। विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है, तो यकृत में। और मानव शरीर का जो भोजन जो है, भोजन किस रूप में संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, कहाँ, तो यकृत में ही संग्रहित होता है, ठीक है। और बात करें यकृत से, तो पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है, यकृत से होता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। जॉन्डिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत। और हेपेटाइटिस रोग में भी कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत। सबसे अधिक पुनर्जनन क्षमता किस अंग की होती है, तो यकृत का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं पहले भी, ठीक है, इसलिए याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, आरएनए का फुल फॉर्म हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड में कौन सा पिरिमिडिन क्षार उपस्थित होता है, कौन सा पिरिमिडिन क्षार उपस्थित होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आरएनए में क्या होता है, साइटोसिन और यूरेसिल। आरएनए में हो गया साइटोसिन और यूरेसिल। ये डीएनए में पूछेगा तो क्या रहता है, साइटोसिन और थाइमिन रहता है ना, साइटोसिन और थाइमिन ये डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है आरएनए में यूरेसिल, आरएनए रो से याद रखें ना, आर से यूरेसिल, है ना, यूरेसिल वाला टिक करना है। आरएनए में यूरेसिल, आरएनए साइटोसिन और यूरेसिल, और थाइमिन में हो जाएगा, डीएनए में हो जाएगा साइटोसिन और थाइमिन हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है, तो डाउन सिंड्रोम होने का कारण क्या है कि गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि का होना, यानी कि एक गुणसूत्र क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे क्रोमोजोम होता है, तो एक मानव में कितना होता है, 46 क्रोमोजोम होता है ना, 23 जोड़ा, और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक बढ़ जाता है, यानी कि 47 हो जाएगा, ठीक है। उसमें कौन सा बढ़ता है, गुणसूत्र 21 नाम का एक है, अतिरिक्त प्रतिलिपि बन जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण क्या आता है, मानव में गुणसूत्र की संख्या जो है, क्रोमोजोम कितना होता है, 23 जोड़ा यानी 46 होता है, ठीक है। और उसमें लैंगिक गुणसूत्र कितना होता है, तो 46 में लैंगिक गुणसूत्र होता है 2, ठीक है। और 44 क्या होता है, अलैंगिक गुणसूत्र, यानी 22 जोड़ा जो होता है अलैंगिक। और जो 46 में 2 जो होता है लैंगिक गुणसूत्र, वो फीमेल में होता है XX और मेल में होता है XY, ठीक, ये याद रखना है। तो लैंगिक गुणसूत्र की संख्या पूछेगा तो 2 ही होता है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या होता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, ये पूछा है। तो दंती दुर्ग है ना, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, ठीक है। सिंह विष्णु ये किसका संस्थापक है, तो ये पल्लव वंश का है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु है, ठीक है। और भी प्रश्न अगर पूछे यहाँ से, तो राष्ट्रकूट से एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मान्यखेत है ना, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंती दुर्ग, और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत है। और एक क्वेश्चन आता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो कभी कभी ऑप्शन में डायरेक्ट आता है राष्ट्रकूटों ने, ठीक है, तो वहाँ भी आंसर लगा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रकूट शासक कौन था, वो कृष्ण प्रथम। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अब इसी तरह एक प्रश्न है कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन वाला, इसलिए एक साथ यहाँ पर पढ़ना है। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर पूछेगा तो ये हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसको थोड़ा रिलेट कर लेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम भी है, नरसिंह वर्मन द्वितीय भी है, तो इसको थोड़ा सा क्या कुछ ना कुछ करिएगा ना छेड़खानी, तो आपको याद रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में भी, पढ़ने के बाद भी वहाँ पे में गलत हो जाएगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए क्या है, कैलाश मंदिर 2 है, ठीक है, एक है एलोरा का कैलाश मंदिर। अगर इंडिया का मैप देखते हैं तो यहाँ एक है ऊपर में हो गया, महाराष्ट्र में है ये एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है। अब बात करते हैं क्या दूसरा कांचीपुरम का, दूसरा कहाँ है, ये है तमिलनाडु में, है ना। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर जो है ये तमिलनाडु में कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है दूसरा, है ना। पहला हो गया इधर, ऐसे ध्यान रखना है, और दूसरा नीचे हो गया दक्षिण में, यानी कि तमिलनाडु में कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है दूसरा, यानी द्वितीय, ये इसे रिलेट करना है। दूसरा कैलाश मंदिर मतलब अपने से खुद से बना के, ठीक है, ताकि ये याद रहे, है ना। इसमें कोई दूसरा पहला है नहीं, लेकिन दूसरा ऐसे कर लेंगे रिलेट तो याद रहेगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, है ना। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था,
तो द्वितीय ने नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम और कांचीपुरम का कैलाश मंदिर जो है इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। अच्छा, पल्लव वंश का संस्थापक आपको बता दिए सिंह विष्णु। चोल वंश का संस्थापक पूछे तो विजयालय हो जाएगा। चालुक्य वंश का संस्थापक पूछे तो पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया गया था? कतई जहर प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण याद रखना है। किस नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। क्वेश्चन क्या आया था रेलवे एनटीपीसी में पिछले बार कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हर्षवर्धन को पराजित किया था ना, तो आया था क्या, हर्ष को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ये क्वेश्चन आया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो ये किस शिलालेख में है इसका वर्णन? ठीक है, तो ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख कौन सा मालूम? तो वो है पुलकेशिन द्वितीय से ऐहोल अभिलेख है ना। कौन सा है? ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है? पुल है ना, ए होल, यानी कि पुल में क्या है? होल है। एक क्या है? ए होल, यानी एक होल है, पुल में एक होल है। तो याद रहेगा आपको पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जो है ऐहोल अभिलेख। ठीक है, यह तो देखिए इसको याद कर रखते हैं ना, तो आसान क्या होता है कि हर्षवर्धन को ऐसे क्वेश्चन आया था उस समय कि ऐहोल अभिलेख में बताया गया कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। तो ऐहोल से संबंधित कौन है? पुलकेशिन द्वितीय है ना। ऐहोल अभिलेख का पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा आपको। और एक अगर पूछे कि समुद्रगुप्त से संबंधित जो है अभिलेख कौन सा है, तो प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, इसको ऐसे याद कर लेना है। समुद्र से यानी समुद्र में पानी पानी, प्रयाग में भी क्या पानी पानी है ना, प्रयागराज, तो वहाँ रिलेट कर लेना पानी पानी है। समुद्रगुप्त के संबंधित जो अभिलेख है वो प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है, हर्षवर्धन की बात करें तो यहाँ से 2-3 प्रश्न और कतई जहर प्रश्न आता है क्या? तो हर्षवर्धन की 3 प्रसिद्ध पुस्तक है, उसको याद रखना है। क्या क्या मालूम? हर्षवर्धन की 3 प्रसिद्ध पुस्तक है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ठीक है, अब ये 3 पुस्तक है, आपको याद रहेगा आसानी से। कैसे? तो एक लाइन आप लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, हंस ना रे पिया, हंस ना रे पिया है ना, हंस ना रे पिया, यानी हंस से हो जाएगा हर्षवर्धन और ना से हो जाएगा नागानंद, रे से रत्नावली, पिया से प्रियदर्शिका। ठीक है, ये 3 अति महत्वपूर्ण पुस्तक है हर्षवर्धन की। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है, हंस ना रे पिया, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, हर्षवर्धन से एक सबसे ज़्यादा प्रश्न जो रिपीट होने वाला है वो कौन सा है? व्हेन सॉन्ग किसके समय भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में होने वाले विदेशी आक्रमणों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है, सबसे पहले आक्रमण किया था इसमें से यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव और कुषाण शासक ने, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कुषाण शासक से प्रश्न बहुत बार आता है। कुषाण वंश का स्थापना किया था कुजुल कडफिसेस। ठीक है, कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या तो पेशावर। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क से 3-4 प्रश्न है जो अति महत्वपूर्ण आता है। कौन सा? तो भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की खोज किसने किया था? कनिष्क ने किया था। शक संवत की स्थापना किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। कब? 78 ईस्वी में किया था। ठीक है, 78 ईस्वी में। और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, शक संवत क्यों? इसमें राष्ट्रीय जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर ही आधारित है। ठीक, 78 ईस्वी में ये शुरू हुआ था। किसने शुरू किया? कनिष्क ने शुरू किया था। और क्या याद रखना है कनिष्क से? तो अश्वघोष किसके दरबार में रहता था? तो कनिष्क के दरबार में रहता था। चरक किसके दरबार में रहता था? तो कनिष्क के दरबार में रहता था। नागार्जुन किसके दरबार में रहता था? तो कनिष्क के दरबार में रहता था। तो याद रखना है एक शब्द क्या? अचानक। अचानक एक शब्द लिखिएगा, इससे 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रहेगा। अश्वघोष, चरक और नागार्जुन, ये तीनों कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह निम्न में से कौन सा था? तो सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? वो है लोथल। ठीक है, और सुरकोटदा जो है, सुतकोटदा, ये भी बंदरगाह है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है ना, ए और बी दोनों सही है। लोथल और सुरकोटदा ये बंदरगाह है। ठीक है, और ये है कहाँ? तो ये गुजरात में। ठीक है, लोथल और सुतकोटदा ये दोनों का गुजरात में। गुजरात में 3 सभ्यता कालीन मतलब हड़प्पा कालीन 3 अति महत्वपूर्ण स्थल है। कौन कौन सा? लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा। ठीक है, लोथल से याद रखना है एक प्रश्न कि प्राचीन सबसे प्राचीन बंदरगाह है। सुरकोटदा से क्या याद रखना है
कि घोड़े के हड्डी के अवशेष कहाँ से मिला था, तो वो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ से घोड़े के हड्डी के अवशेष मिला था, तो सूरकोटदा से मिला था। ठीक है, सूरकोटदा कहीं रहेगा, यहाँ सूरकोटदा लिखा है। ठीक है, सूरकोटदा रहेगा। और धौलावीरा से याद रखना क्या, भारत का जो 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो ये धौलावीरा ही है। ठीक है, ये तीनों कहाँ है, गुजरात में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई थी, तो भगवान बुद्ध की मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई थी सर्वप्रथम, तो प्रथम मूर्ति इनका निर्माण हुआ था मथुरा शैली में ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है मथुरा शैली में निर्मित हुई थी। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण पूछे तो गांधार शैली में हुआ है ना। सबसे ज़्यादा मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ, तो गांधार शैली में हुआ है। गांधार शैली को हिंद यूनानी शैली भी कहा जाता है। ठीक है, और गौतम बुद्ध का से प्रश्न आता है बहुत सारा, इसलिए याद रखना है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अच्छा गौतम बुद्ध महावीर में कन्फ्यूजन होता है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें कन्फ्यूजन ना हो तो याद कैसे रखना है, देखिए गौतम 63, यहाँ 63 ऐसे रिलेट कर लेना, गौतम 63, गौतम 63 है ना, गौतम 63 यानी 63 वाला हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं। और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, और गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था, है ना, शुद्धोधन। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में आते रहता है। शुद्धोधन है ना, शुद्धोधन, ये गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था। गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। ठीक है, और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और बुद्ध ने सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद बीमार व्यक्ति, उसके बाद शव तथा एक सन्यासी को देखा था। ठीक है, ये क्रम आपसे पूछा जाता है, तो बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति, फिर शव और तथा एक सन्यासी को देखा था। अब बुद्ध के गुरु कौन थे, अलार कलाम तथा रुद्र कराम पुत्र है ना, तो अलार कलाम से ज़्यादा प्रश्न आता है, याद रखना है। बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम और रुद्र करामपुत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था, तो ये वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर है ना, वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अब बाल गंगाधर तिलक से याद रखना क्या, पहले तो तिलक से याद रखना है कि इन्हें क्या कहा जाता है, लोकमान्य कहा जाता है ना। लोकमान्य से और एक लोकनायक है, इससे आपको याद करवाए थे क्या, तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो कभी। तो देखिए लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को, और लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। याद कैसे करवाएं कि किसी को अगर मान सम्मान करते हैं तिलक लगा करते हैं, यानी कि मान सम्मान लोकमान्य हो जाएगा, लोकमान्य तिलक है ना, बाल गंगाधर तिलक, और लोकनायक हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक से और भी प्रश्न आता है, क्या आता है कि जो पूछेगा कि मराठा और केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था, तो यहाँ पर प्रश्न देखिए कन्फ्यूजन वाला है। यहाँ पूछा क्या, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था, तो समर्थन किसने किया था, तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, लेकिन अगर पूछे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पारित किया था, प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था, तो प्रस्तावित किया था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, प्रस्ताव को प्रस्तावित करना एक अलग चीज़ होता है, पहले प्रस्तावित किया जवाहरलाल नेहरू, उसका समर्थन किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल से आप कई क्वेश्चन याद रख सकते हैं, है ना। तो बारदौली सत्याग्रह किसने किया था, बारदौली सत्याग्रह ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कब, 1928 में, जब साइमन कमीशन भारत आया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया, तो बारदौली की महिलाओं ने दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का क्या लौह पुरुष किया, तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्जेंट आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था, तो सार्जेंट आयोग का संबंध ये था शिक्षा के विकास हेतु, है ना, शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग का संबंध है, शिक्षा से संबंधित है। और सार्जेंट आयोग का गठन कब हुआ था, 1944 में हुआ था। 1944 से याद रखना क्या, विश्व बैंक का गठन कब हुआ, 1944 में। IMF का स्थापना कब हुआ, 1944 में हुआ था। ठीक है, और उस समय वायसराय था लॉर्ड बेबेल, है ना। देखिए 36 से 44 था, 44 से मतलब थोड़ा सा पहले,
लॉर्ड लिनलिथगो, और उसी समय फिर ये बने थे लॉर्ड बेबल। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, कतई जहर प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण याद रखना है, ये अगस्त 1920 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए आंदोलन और महत्वपूर्ण ईस्वी है ना कब गठित हुआ, ये इस टाइप का प्रश्न आता है। ठीक है, इसलिए अभी यहाँ आपको सब आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे आपको पूछ लिया जाता क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। ठीक है, तो इस टाइप के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है एक बार आपको सभी बताते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अपना 1900 से चलते हैं। ठीक है, 1900 से 1947 अपने देश की आज़ादी तक चलना है। ठीक है, तो बात शुरुआत करते हैं पहले 1904 में। तो 1904 की महत्वपूर्ण घटना क्या है, तो भारतीय सभी नोट करते जाइएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर नोट नहीं कर पाइएगा तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था, 1904 में। ठीक है, अभिनव भारत की स्थापना भी 1904 में हुआ था, बीडी सावरकर ने किया था। 1905 की बात करें तो क्या हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, 1905 में हुआ था। 1906 में क्या है, सभी ईस्वी जो अति महत्वपूर्ण यहाँ घटनाएं हुई, ये सब प्रश्न कई बार पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, ये सब क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो 1906 में क्या हुआ, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, जो कि आगा खां और सलीमुल्लाह ने किया था। 1907 की बात करें तो 1907 में क्या, सूरत विभाजन कब हुआ, 1907 में हुआ था। मैडम भिखाजी कामा, जो कि प्रथम विदेशी धरती पर झंडा फहराने वाली कौन है, मैडम भिखाजी कामा, 1907 में ही वो जर्मनी के स्टुटगार्ट में झंडा फहराया था। ठीक है, अब बात करेंगे 1907 के आगे से, यानी कि 1909 में। 1909 में क्या हुआ, महत्वपूर्ण चीज़ें, तो मॉर्ले मिंटो सुधार कब हुआ, 1909 में हुआ था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी 1909 में हुआ था। 1911 की बात करें तो बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, 1911 में हुआ। 1913 की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार, जो कि एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1913 में ही। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ, 1913 में हुआ था। 1914 की क्या याद रख सकते हैं आप, 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, है ना, 1914 से 18 तक चला था। 1915 से क्या याद रखेंगे आप, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को, जो कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और साबरमती आश्रम की स्थापना भी 1915 में हुआ था। 1916 की बात करें तो लखनऊ समझौता हुआ था, जो कि 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था ना, उसमें क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल अलग हो गया था ना, बंट गया था। यानी कि कांग्रेस का पहला, अगर पूछे कांग्रेस में पहला बार फूट कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था, और उसका फिर समझौता हुआ था 1916 में। ठीक है, इसलिए इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। 1917 की बात करें तो आपको मालूम है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ठीक है, 1918 से याद रखना क्या, और ये जो क्या गांधी जी का पहला सत्याग्रह है भारत में, है ना, 1917 का। और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। और अहमदाबाद जो मिल आंदोलन है, अहमदाबाद भूख हड़ताल जो है, ये कब हुआ था, 1918 में हुआ था। 1919 की बात करें तो क्या हुआ था, 1919 में जो है यहाँ 1919 में हुआ था क्या, जालियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, 1919 में हुआ था। ठीक है, 1920 की बात करें तो असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1920 में हुआ। 1922 में क्या पूछा जाता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ, 1922 में हुआ था। 1923 से क्या पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना, है ना, स्वराज पार्टी का स्थापना जो कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था, कब, 1923 में किया था। 1928 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन भारत आया था, और बारदौली सत्याग्रह भी 1928 में हुआ था। और 1929 की बात करें तो 1929 में क्या लिखना है आपको कि लाहौर सत्याग्रह कब हुआ, लाहौर अधिवेशन, ये लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1930 की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। दांडी मार्च पूछे तो ये हो जाएगा 1930 ही, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में हुआ था। 1931 की बात करें तो कराची अधिवेशन कब हुआ, 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 1931 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। 1932 में क्या हुआ, तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अब बात करेंगे 1940 की। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में। 1942 में क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, 1942 में हुआ था। और 1947 में अपना देश आज़ाद हो गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, तो इसका आंसर क्या होगा।
भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक था मालूम? लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835 तक था, ठीक है। इनसे एक दो प्रश्न और आता है, क्या आता है मालूम? कि ये आता है कि ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था ना। ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। और सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही 1929 में सती प्रथा को समाप्त किया था, 1930 में ठगी प्रथा को समाप्त किया था। और शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है ना। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि किस समस्थानिक का प्रयोग, है ना, कैंसर का उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसी तरह आता है कुछ प्रश्न आएगा, जैसे कि रक्त का थक्का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रक्त का थक्का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है ना। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। और ओ रक्तता रोग का पता लगाने के लिए, ओ रक्तता रोग का पता लगाने में, है ना, जो आयरन 59 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निष्क्रिय गैसों का गलनांक होता है। तो निष्क्रिय गैसों का गलनांक कम होता है। क्या होता है? निष्क्रिय गैसों का गलनांक कम होता है, ठीक है। निष्क्रिय गैस यानी कि अक्रिय गैस, ठीक है, जिसे नोबेल गैस भी कहा जाता है। तो है कौन कौन सा मालूम? तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, यानी कि निष्क्रिय गैस नहीं है। तो कौन कौन सा है? तो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, है ना। जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। यानी कि 6 ये है अक्रिय गैस है, ठीक है। और इसको याद कैसे रखना है ना, अगर करके 0 रन, है ना से हो जाएगा हीलियम, नियोन, अगर करके यानी आर्गन, क्रिप्टॉन, 0 रन यानी जीनॉन और रेडॉन, ठीक है। ये अक्रिय गैस है, ठीक है। यहाँ से एक दो प्रश्न और याद रखना है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा मालूम? सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है क्लोरीन, ठीक। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? पेट की अम्लता को दूर करने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेट की अम्लता को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो NaHCO3। NaHCO3 ये क्या है? तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का ही तो सूत्र है ना, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको अग्निशामक यंत्रों में और पेट की अम्लता दूर करने में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट से अति महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, और सोडियम कार्बोनेट, ये दोनों, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को, इसको क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा कहते हैं ना। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा या तो खाने वाला सोडा कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है ना, या तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये वाला हो जाएगा सोडियम NaHCO3। और जो धोवन सोडा होता है ना, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaH की जगह क्या आता है? 2, ठीक है, और CO3 और 10H2O, ठीक है। ये सूत्र H2O काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। सोडियम कार्बोनेट है ये, ठीक है। और ये कपड़ा धोने का जो होता है, ये धोवन सोडा भी कहा जाता है, वॉशिंग सोडा कहा जाता है, ठीक है। सोडियम ये कार्बोनेट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और बारूद के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है ना। जो यहाँ पर दिया हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें बारूद के निर्माण में प्रयोग किया जाता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है मालूम? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है ना। तो क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे आमाशय में या तो मानव शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय बहुलक का उदाहरण है? जैव निम्नीकरणीय बहुलक का उदाहरण जैसे कि नाइलॉन 2 ये भी है, नाइलॉन 6 ये भी है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ये भी है। तो जैव निम्नीकरणीय बहुलक का उदाहरण है ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पायरोल्यूसाइड निम्न में से किसका अयस्क है? तो पायरोल्यूसाइड किसका अयस्क है? तो मैग्नीज का अयस्क है। पायरोल्यूसाइड मैग्नीज का अयस्क है। तो इस टाइप के भी प्रश्न आता है तो आपको याद रखना है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे पूछेगा आपको सीने बार किसका अयस्क है? तो ये पारा का अयस्क है ना। सीने बार जो है किसका? पारा का अयस्क है। और गेलेना किसका है? तो गेलेना ये सीसा का है, ठीक है। गेलेना किसका है? सीसा का है। और मिलेराइट है निकेल का, केसीराइट है ना, केसीराइट है टीन का, और बेराइट है बेरियम का, और एक है हॉर्न सिल्वर, ये किसका है? सिल्वर का है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है समुद्री खरप्रपात निम्न में से किसका स्रोत है? तो समुद्री खरप्रपात ये आयोडीन का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से जो घेंघा रोग होता है तो उसमें किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है? तो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आरडीएक्स की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो आरडीएक्स की खोज जॉर्ज हेनिंग के द्वारा किया गया था ना। आरडीएक्स की खोज जॉर्ज हेनिंग के द्वारा किया गया था। आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ ये ध्यान रखना आपको कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी मैं किसी कारणवश बिजी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं खुद जॉब करता हूँ ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं जॉब कर रहा हूँ। तो कभी कभी ऑफिशियल वर्क के वजह से कभी कभार बिजी अगर हो जाता हूँ तो क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए उससे घबराए नहीं, ठीक है, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको फिर अगले दिन पूरी चीज़ें, हर चीज़ आपको डिटेल में डिस्कशन के साथ बताया जाएगा। यानी कभी कभी आपको जो कहे कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर देते हैं कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो इसलिए कभी कम भी हो तो आपको धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आप जितने चीज़ें बताते हैं उतना चीज़ें आप याद रखते हैं तो आप सफल निश्चित रूप से हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी कभी कम भी हो तो आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो आरडीएक्स की खोज किसने किया था? जॉर्ज हेनिंग की। आरडीएक्स का फुल फॉर्म पूछे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है ना, एक्सप्लोसिव यानी विस्फोट, ठीक है। और आरडीएक्स को प्लास्टिक विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है तो इसमें देखिए न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में भी किया जाता है, जीवाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है, और ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में भी किया जाता है। यानी इसमें सही इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, भारी जल का सूत्र पूछेगा तो क्या होता है? D2O होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है? तो ये किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था मालूम? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? ठीक है, ये पूछेगा संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो M.N. रॉय ने दिया था, M.N. रॉय। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वो था B.N. राव, ठीक है। आप देखिए ये दोनों एक जैसा नाम है, कन्फ्यूजन भी होगा, तो इसको याद कैसे रखना है? देखिए संविधान, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो M.N. रॉय। इसको याद ऐसे रख लीजिएगा। देखिए विचार यानी कि मन में होता है ना, सिंपल कॉमन सेंस में क्या होता है? विचार जैसे आया दिमाग में क्या होता है? मन में कुछ आता है, विचार आता है, ठीक है। तो विचार सबसे पहले विचार किसने दिया? तो M.N. रॉय। विचार यानी मन में M.N. रॉय, मन में M.N. रॉय, है ना। तो मन में विचार आया, यानी संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार मन में M.N. रॉय, और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था वो B.N. राव था, ठीक है। तो ये ऐसे आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? तो देखिए यहाँ पर दो ही व्यक्ति का नाम आता है, जब आप पढ़ते हैं ना तो दो ही व्यक्ति आप में कन्फ्यूजन होता है आपको। एक होता है अशोक मेहता समिति, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है, और एक है बलवंत राय मेहता समिति। ये दोनों ही नाम आएगा त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय में, क्योंकि ये द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का एक सिफारिश किया था और एक त्रिस्तरीय का। तो देखिए द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का जो है सिफारिश किया था, उसमें 2 शब्द वाला याद रखना है। द्विस्तरीय 2 शब्द, अशोक मेहता, ठीक है। और त्रिस्तरीय पूछेगा 3 शब्द वाला, बलवंत राय मेहता, है ना। तो पूछा कौन सा समिति है, तो द्विस्तरीय पूछेगा तो आंसर क्या करना है? अशोक मेहता, 2 शब्द वाला अशोक मेहता। त्रिस्तरीय वाला पूछा 3 शब्द, बलवंत राय मेहता, ठीक है। तो ऐसे याद रहेगा आपको।
बाकी पंचायती राज से रिलेटेड आपको सब चीज़ बता चुके हैं ना। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में, लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे तो आपको फास्ट में रिवीजन भी करवा देंगे। ठीक है, पंचायती राज जो संविधान में लागू हुआ था, किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत। और नगर पालिका भी साथ में रिवीजन कर लेना, तो 74वां संविधान संशोधन के तहत। और पंचायती राज जो है 11वीं अनुसूची में है और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में कितना 29 विषय है। ठीक है, ये 11वीं अनुसूची कर दीजिएगा, 29 विषय, और 12वीं अनुसूची में कितना 18 विषय है। पंचायत किस भाग में? भाग 9 में है। नगर पालिका भाग 9 के ए में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा प्रश्न रिपीट होता है क्या कि किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज, 74वां संविधान संशोधन है नगर पालिका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ग्राम पंचायत का गठन पूछे तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यही चीज़ें देखिए तुरंत बता दिए ना। अब कई लोग बोलते हैं कि लिख के बताइए, लिख के बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो अधिक से अधिक चीज़ों को हम रिवीजन करवा देते हैं। आपको थोड़ा सा वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, या तो थोड़ा सा नहीं समझ में आए तो वीडियो पॉज करके दोबारा भी देख लीजिए। तो क्या अधिक से अधिक कंटेंट आपको जो महत्वपूर्ण है कम समय में आपको मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति ये राज्यसभा के सदस्यों की अयोग्यता के मामले में ये सिफारिश करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देता है? सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देता है, ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 43 का खो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये आपको मालूम है, डीपीएसपी इसको बोलते हैं। तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस भाग में? तो भाग 4 में है। और अनुच्छेद ये कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में। ये तीनों ही अति महत्वपूर्ण है, कतई जर प्रश्न है। बस यहाँ से इतने ही तीनों याद रखना है, भाग 20 और कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, और अनुच्छेद 368 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? तो ये यूराल पर्वत है पुराने बलित पर्वत है। यूराल पर्वत बलित पर्वत है। और एक प्रश्न इससे ये आता है कि कौन सा पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है? तो ये यूराल पर्वत ही है जो कि एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 में क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करता है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए इसमें क्या, अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी कुछ पूंजी संचित रख सकते हैं, ये सही है। ठीक है, और आवश्यकता के अनुसार आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, ये भी सही है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है, ये भी सही है। ठीक है, यानी आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया, तीनों सही है। ठीक है, आरबीआई काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से प्रश्न आता है, आरबीआई की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। आरबीआई की बात करें तो ये भारत का कौन सा केंद्रीय बैंक है? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई। साख नीति कौन जारी करता है? आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख। अब वर्तमान करंट अफेयर में याद रखना कौन है आरबीआई का गवर्नर? संजय मल्होत्रा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। रेड पांडा के बारे में पूछा है, क्या प्राकृतिक रूप से ये केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है? तो ये गलत है, मालूम, ये गलत है, क्योंकि ये उत्तरी पूर्वी भारत उप हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये गलत हो जाता है। फिर क्या, भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, ये सही है, यानी कि केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस निकाय के पदेन अध्यक्ष होते हैं? अब ये क्वेश्चन क्या है, देखिए पिछले एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको बता चुके हैं, पिछले सेट में। ठीक है, तो जो क्लास किए हैं वो आपको याद हो गया होगा ना। बताए थे आपको प्रधानमंत्री किसका किसका अध्यक्ष होता है? CSIR जो होता है ना, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थान, इसका अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ये दोनों का होता है। और अंतरिक्ष विभाग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। ठीक है,
तो ए और बी यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ नहीं हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये पूर्ववर्ती नदियाँ नहीं है, ये क्या है? ये दक्षिण, ये गोदावरी से क्या आता है? दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी गोदावरी है। और दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। दक्षिण की गंगा पूछे तो कावेरी नदी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आबसून और महोगनी और रोजवुड जैसे पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है, तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है? तो ये है कृष्णा नदी पर। तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और एक चीज़ और क्या बताए थे मालूम, कि नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो आपको याद भी करवाए थे, नागा अर्जुन। जैसे आएगा अर्जुन तो महाभारत वाला अर्जुन याद रखना, उसके सारथी कौन थे? तो कृष्ण भगवान थे। तो नागा अर्जुन कृष्णा नदी, ठीक है, वहाँ से रिलेट करके टिक कर देना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी है जो कि आपको याद रखना है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, जैसे कि नाथप्पा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना भी सतलज नदी पर है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है। हिडगल परियोजना ये घाट प्रभा नदी पर है। माता टीला बांध परियोजना कहाँ? बेतवा नदी पर है। आपको याद करवाए थे माता बेटवा, है ना, माता बेटवा, यानी कि माता टीला जो बांध परियोजना है ये बेतवा नदी पर है। तो माता बेटवा से याद रखना है इसको, ठीक है, याद रहेगा हमेशा। कालपोंग परियोजना, कालपोंग नदी पर ही है। और मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर है। मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के लौह अयस्क क्षेत्रों में कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा इसमें सही है पूछा है। तो बेलाडीला ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में है और यही सही है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लौह अयस्क खान के लिए ये बेलाडीला जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में यही सही है। और गुरु महिसानी ये कहाँ है मालूम? गुरु महिसानी ये उड़ीसा में है, ये झारखंड यहाँ दिया है, गलत है, उड़ीसा में ये। और नोआ मुंडी है झारखंड में, ये कहाँ है? झारखंड में। और अरी डोंगरी ये कहाँ है? अरी डोंगरी है छत्तीसगढ़ में, है ना। अरी डोंगरी आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, कर्नाटक में नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर आएगा कुद्रेमुख का है, कर्नाटक में है, ठीक है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में मिलेगा, चंद्रपुर भी महाराष्ट्र में मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है? तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण इसमें विसुवियस जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण ये नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? विसुवियस एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी में जैसे कोटापेक्सी आ गया, अस्ट्रोम्बोली और मोनालोआ, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा मालूम? तो बैरन ज्वालामुखी है ना, बैरन ज्वालामुखी जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट, नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कहलाता है, अब इसमें ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि नमकीन क्षेत्र में जो पाया जाएगा ना वो कहलाता है हेलोफाइट कहलाता है, ठीक है। हेलोफाइट, देखो हेलो जो है ना नमकीन, नमक से रिलेटेड है, जैसे हेलाइड होता है वो नमक से रिलेटेड है, हेलाइट है ना। तो हेलोफाइट जो है ये नमकीन क्षेत्र में पाया जाने वाला है, ठीक है। क्रायोफाइट की बात करें तो ये क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति को टुंड्रा, ये क्रायोफाइट कहा जाता है ना, क्रायोफाइट कहा जाता है। और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में है ना, कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वन पाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाने वाला पौधा वो जीरोफाइट कहलाता है ना, जेरोफाइट कहलाता है मरुस्थलीय वाला। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की वनस्पति वो मेसोफाइट कहलाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 51 आएगा। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो 1 माह के भीतर, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए राष्ट्रीय आपात यहाँ से रिलेटेड है, यहाँ से इंपॉर्टेंट 3-4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है। वो क्या है, देखिए आपात उपबंध किस भाग में? तो भाग 18 में आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 56 में है, ठीक है। तो 352 अनुच्छेद पूछा जाता है, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय आपात है। ये 356 अनुच्छेद पूछा जाता है जो कि राष्ट्रपति शासन है। और अनुच्छेद 360 पूछा जाता है जो कि वित्तीय आपात है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात की बात करें तो भारत में अब तक कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है, ठीक है।
और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो बिहार में अब तक कितनी बार लगा है, तो 8 बार अभी बिहार में लगा है। सबसे पहली बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो पंजाब में लगा था ये। वित्तीय आपात भारत में अब तक कितनी बार लगा है, तो अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पहले ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 360 में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, इस टाइप का प्रश्न आते रहता है। तो इसमें कौन सा नहीं है पूछा है। देखिए जलवाष्प ये ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन भी है, ये नाइट्रोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक याद रखना है, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस, ये याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे शुष्क बर्फ के रूप में, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है, 0.03% होता है, ठीक है। आग बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार के निम्नलिखित सार्वजनिक उपक्रमों पर विचार कीजिए। और आगे क्या पूछा है, उपर्युक्त में से कितनी कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। तो इसमें महारत्न कंपनी, जैसे पावर फाइनेंस कंपनी, ये इसको महारत्न कंपनी मिला है दर्जा, ठीक है। महारत्न कंपनी का दर्जा इसको मिला है। और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड जो कि REC है, इसको भी मिला है। और सबसे लाटेस्ट जो है 14वां महारत्न कंपनी यही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। भारत में अभी कुल कितने महारत्न कंपनी है, तो वर्तमान में 14 है, और जो सबसे लास्ट है 14वां यही है, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बाकी ये दोनों को नहीं मिला, यानी कि 1 to 3 आंसर होगा इसका। 1 to 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों का एक समूह जो है आसियान के सदस्य देश है। तो आसियान का सदस्य देश इसमें कौन है, ये आपको बताना है। तो आसियान का सदस्य देश है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस, ये आसियान का सदस्य देश है। देखिए आसियान में कौन कौन सा देश है वो याद रखेंगे, तभी इसका आंसर आप लगा सकते हैं। तो आसियान में कौन कौन सा देश है, देखिए ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, ये 4 याद रखिए पहले। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया और लाओस। फिर मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक। एक बार फिर समझिए, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, है ना, मलेशिया, म्यांमार और फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है। ये सभी इसके सदस्य देश है। आसियान का स्थापना आपसे पूछा जाता है ना। आसियान देश की स्थापना जो आसियान 1967 में हुआ था, आसियान 67 है ना। और सिंधी भाषा को जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, सिंधी भाषा को, तो वो भी 1967 में किया गया था ना, सिंधी भाषा को, है ना। तो ये हो गया 67 से 2 प्रश्न यहाँ पर याद रख लेना। आसियान की स्थापना हुआ और सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में 1967 में, ठीक है। आसियान का मुख्यालय पूछा जाएगा तो इंडोनेशिया के जकार्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के किन खातों में शासकीय मौद्रिक संस्थाओं द्वारा स्वर्ण एवं विदेशी मुद्राओं का स्टॉक रखने में किए जाने वाले परिवर्तनों का लेखा जोखा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना, शासकीय आरक्षित खाता इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग्म है। तो सही पूछा है कौन सा है, यानी कि एक ही सही है, बाकी सब गलत है। तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये कर्नाटक में है क्या, तो ये कर्नाटक में है ना। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो है ये कर्नाटक में है, यानी यही आंसर, इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। बात करते हैं कराई बेट्टी पक्षी अभयारण्य। तो कराई बेट्टी पक्षी अभयारण्य कहाँ है मालूम, ये तमिलनाडु में। कराई बेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु होना चाहिए था। और मगधी केरे संरक्षण जो है रिजर्व, ये कहाँ है, तो मगधी केरे है कर्नाटक में। मगधी केरे कहाँ है, तो कर्नाटक में है। और होकेरा आर्द्रभूमि, ये कहाँ है, होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में ना, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार की क्रियाएं किसी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है ना। तो RBI खुले बाजार की क्रियाएं किसी खरीद और बिक्री को
संदर्भित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है ना, सरकारी ऋण पत्र को, है ना, सरकारी ऋण पत्र। बाकी आरबीआई के बारे में आपको बता चुके हैं पीछे। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में किया गया था? तो कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये कार्बन डेटिंग से ये संबंधित है। और पूछेगा कि ओजोन परत से संबंधित कौन सा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन संरक्षण से है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना ये गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से संबंधित है, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, ठीक है। तो ये याद रखना है। और ये शुरू कब हुआ था? तो ये 2017 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये याद रखना है, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। अटल नवप्रवर्तन, है ना, अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो ये नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया है। नीति आयोग के अधीन ये अटल इनोवेशन स्थापित किया गया। नीति आयोग के बारे में आपको मालूम है कि पहले इसका नाम था योजना आयोग, फिर बाद में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ था, है ना। और नीति आयोग से करंट अफेयर में क्या याद रखना है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी, है ना। और नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो सीओ सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ से कौन सा प्रश्न आता है महत्वपूर्ण? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। क्यों? कि 9 जनवरी को ही 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, ठीक है। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये है नजमा हेपतुल्ला, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, नजमा हेपतुल्ला। अब इस सब में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा मालूम? सामंथा हार्वे। क्यों? कि इसको 2024 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सामंथा हार्वे को। तो सामंथा हार्वे की एक पुस्तक है ऑर्बिटल, है ना, ऑर्बिटल पुस्तक के लेखकों ने सामंथा हार्वे, है ना। ये कतई जहर प्रश्न है, ये याद रखना है। ऑर्बिटल पुस्तक का लेखक पूछेगा सामंथा हार्वे। आपसे एक प्रश्न ये भी अब आंसर बन जाएगा कि 2024 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? सामंथा हार्वे को, ठीक है। बाकी स्टीरन कीरे की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है, ये भी याद रखना है। कौन सा है? स्पिरिट नाइट्स, है ना। स्पिरिट नाइट्स पुस्तक के लेखक स्पिरिट नाइट्स स्टीरिन, ऐसे याद रहेगा ना, स्पिरिट नाइट्स स्टीरिन। और अमोल पालेकर का पुस्तक है एक व्यू फाइंडर ए मेमोयर पुस्तक के लेखक अमोल पालेकर है। नेक्स्ट है अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 का विजेता कौन है? अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 का विजेता कौन है? तो ये भारत है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए एशियाई क्रिकेट परिषद के तत्वाधान में महिलाओं का पहला T20 अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप ये कहाँ हुआ था? तो मलेशिया में हुआ था, ठीक है। कब? 2024 में हुआ था, दिसंबर 2024 में। और ये जो अंडर 19 महिला एशिया कप है ये भारत फाइनल में भारत जीत गया था बांग्लादेश को 41 रन से हरा कर, है ना। बांग्लादेश को हराया था 41 रन से भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। ये योजना किस निकाय द्वारा संचालित है? बीमा सखी योजना, तो ये भारतीय जीवन बीमा निगम, है ना, LIC के द्वारा ये संचालित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भूभाग वनों के अंतर्गत आच्छादित है? तो इसका आंसर है 21.76, है ना, 21.76%, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है? सबसे अधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, ठीक। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी की स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया गया है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी की स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो नेब्रास्का में किया गया ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नेब्रास्का इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसरो ने अपने किस प्रक्षेपण यान द्वारा
प्रोबा 3 मिशन का सफल परीक्षण किया है। प्रोबा 3 मिशन का सफल परीक्षण किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है PSLV C-59, PSLV C-59 के द्वारा प्रोबा 3 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया गया है। अब प्रोबा जो 3 मिशन है ये संबंधित किससे है और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, ये इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, तो याद रखना है। देखिए जो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 5 दिसंबर 2024 को यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोबा 3 का सफल परीक्षण करके उसके 2 उपग्रहों कोरोनाग्राफ व ओकल्टर के सेट को अंतरिक्ष में लक्षित अंडाकार कक्षा में प्रस्थापित किया था। ठीक है, प्रोबा 3 ये किससे संबंधित है? तो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया प्रोबा 3 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक, कतई जहर प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन दिसंबर 2024 में किस देश में हुआ? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में हुआ था। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा प्रसिद्ध तबला वादक कौन है इसमें? तो जाकिर हुसैन है। जाकिर हुसैन, इनका मृत्यु हो गया, निधन हो गया था दिसंबर 2024 में अमेरिका में। ठीक है, अब यहाँ ये पहले से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये करंट में है रिलेटेड, इनका निधन हो गया, तो इससे थोड़ा सा डीपली भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना क्या है, इनको जो पुरस्कार कब कब मिला ये ध्यान रखना है। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार इनको 1990 में मिला था, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1990 में मिला। ठीक है, और संगीत नाटक अकेडमी रत्न सदस्यता, है ना, फेलोशिप, इसको 2018 में इसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं पद्मश्री अवार्ड इसको कब मिला, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड इनको कब मिला? तो पद्मश्री अवार्ड 1998 में इनको मिला था और पद्म भूषण अवार्ड इनको मिला था 2002 में, और पद्म विभूषण अवार्ड 2023 में मिला था जाकिर हुसैन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी आंकड़ों के अनुसार इस सूचकांक में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? तो नीति आयोग की इस टाइप का प्रश्न महत्वपूर्ण मालूम, क्योंकि अभी रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, इसी टाइप का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखना है, नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? तो वो है यहाँ पर उड़ीसा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्या मालूम, इसमें बिहार को कौन सा स्थान मिला? तो बिहार इसमें 13वें स्थान पर है। और सबसे खराब राज्य में कौन रहा था? सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब का रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में शीर्ष देश या शहर कौन सा है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में इसका शीर्ष शहर है, वो देश है वो हांगकांग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इस सूचकांक में भारत कितने नंबर पर है? तो भारत 84वें स्थान पर है। भारत जो है आर्थिक सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत 84वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण ये कहाँ किया गया? तो ये किया गया गोवा में, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। गोवा की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वो गोवा में किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं पहला प्रदूषण नियंत्रण, यहाँ बोला है ना। इस टाइप के कुछ 2-4 प्रश्न आपको रिवीजन करवाते हैं जो कि पीछे वीडियो में आपको बताए थे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में, है ना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। और प्रोजेक्ट टाइगर इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1973 में हुआ था। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण, है ना, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम ये कब पारित हुआ था? तो जल प्रदूषण नियंत्रण ये पारित हुआ था 1974 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये पारित हुआ था 1986 में। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, ये चारों काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आप कोई भी एग्जाम दीजिए वहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, ये
याद रखना है। इसको याद कैसे रखना है, देखिए वन्यजीव 72, वन्यजीव 72, प्रोजेक्ट टाइगर 73, प्रोजेक्ट टाइगर 73, जल वाला जल है 1974। अब जल वाला 1974 देखिए 1972, 73, 74, तो इसको कन्फ्यूजन हो तो इसको थोड़ा रिलेट कर लिए। जल का अधिकतम घनत्व तो कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है ना, मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो 4 से यहाँ रिलेट करना है। जल संरक्षण वाला जो है ये अधिनियम पारित हुआ था 74 में, है ना, 1974। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। कई बार क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी हो गया, चाहे एसएससी एग्जाम हो गया, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सभी एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1986 में ये पारित हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 बीचों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है, तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन ये दिया गया केरल को, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और वो 2 बीच है कौन कौन सा, तो वो है कोझिकोड में है स्थित है कप्पड़ समुद्र तट, है ना, कप्पड़ समुद्र तट ये कोझिकोड में है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा, है ना, कि जो कप्पड़ समुद्र तट को ब्लू फ्लैग का प्रमाण दिया गया है, ये कहाँ स्थित है, तो केरल के कोझिकोड में है, ठीक है। अब फिर एक कन्नूर स्थित चाल समुद्र तट को, है ना, चाल समुद्र तट जो कि कन्नूर में स्थित है, ये दोनों को मिला है, ठीक है। किसको किसको, कप्पड़ समुद्र तट और चाल समुद्र तट को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन दिया गया है। अच्छा, भारत में अभी कुल कितना ब्लू फ्लैग तट है, तो 12 है ना, 1 दर्जन, याद रखना है 12। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 100% कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया, तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 में 7 लोगों को दिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर सभी 7 लोगों का नाम भी याद रखना आपको, ठीक है, किस क्षेत्र में मिला ये भी याद रखना आपको, ठीक है। डिटेल से याद रखते हैं तो एक भी प्रश्न आपसे छूटता नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं किसको किसको पद्म विभूषण ये 7 लोगों को मिला है, तो नाम याद रखना है। आप ये पढ़े भी होंगे, आपको रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, पहला है नागेश्वर रेड्डी, ये 7 नाम ध्यान रखना है। नागेश्वर रेड्डी, ठीक है, नागेश्वर रेड्डी है। फिर है जगदीश सिंह खेहर, जगदीश सिंह खेहर 2 गया। फिर है रजनीकांत लाखिया, रजनीकांत लाखिया 3 हो गया। फिर है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। फिर है एमटी वासुदेवन, यानी कि वासुदेवन नायर, है ना, वासुदेवन नायर याद रखना है, वासुदेवन नायर, ठीक है। ये 5 हो गया अभी तक। अभी फिर है ओ सामू सुजुकी, ओ सामू सुजुकी, है ना, ये मारुति सुजुकी के संस्थापक हैं, ओ सामू सुजुकी, इनको भी मिला है मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड 2025 में। और एक हैं जो कि सबसे अति महत्वपूर्ण है, बिहार में है, बिहार के हैं, ये शारदा सिन्हा को मिला, ठीक है, शारदा सिन्हा को मिला है पद्म विभूषण अवार्ड 2025। अब देखिए, एक बार आपको ये बताते हैं कि किस क्षेत्र में मिला है, तो नाम भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, जगदीश सिंह खेहर सार्वजनिक मामलों में मिला है, और रजनीकांत लाखिया जो है श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया इसका पूरा नाम है, तो कुमुदिनी रजनीकांत जो है ये कला के क्षेत्र में, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम इसको भी कला के क्षेत्र में, और वासुदेव नायर को मिला है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, और ओसामा सुजुकी ये व्यापार और उद्योग है क्योंकि मारुति सुजुकी के संस्थापक हैं, और शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में मिला है पद्म विभूषण अवार्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बिहार बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्य के आधार पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद कितना रहने का अनुमान है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, है ना, 10,97,264 करोड़, ठीक है। बिहार बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्य के आधार पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद कितना रहने का अनुमान है, तो 10,97,264 करोड़ इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 75 प्रश्न आपका जीके साइंस और करंट अफेयर का हो जाता है समाप्त। अब बाकी अब जो 75 प्रश्न है मैथ और रीजनिंग का, ठीक है, तो इसका पीडीएफ है ना, टेलीग्राम पे आप डाल देंगे, वहाँ से आप मैथ और रीजनिंग को आप सोल्व भी कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो बात करते हैं, क्या पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो है अजय पाल सिंह बंगा, है ना, अजय पाल सिंह बंगा। काफ़ी लोग इसका आंसर सही दिए थे, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है कि 76वां गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना याद रखना है, इसलिए इसको आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह में 2025 का जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति ये शामिल हुए थे, है ना। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें,
जय हिंद दोस्तों।